हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भरत पवार एंड मेरे चैनल का नाम है बायो सिंप्लीफाइड विद भरत सर। और आज हम क्या बात करने वाले हैं, आज हम पेडिग्री एनालिसिस क्लास 12 का एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ये उस चैप्टर से लिया गया है। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, और इस वाले पार्ट में जैसे हम पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं ना, तो पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है कि जब हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात करते हैं और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं अलग अलग जनरेशन में, है ना, तो वो एक कैरेक्टर की जब स्टडी कर रहे होते हैं, एनालाइज कर रहे होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, कि उस जनरेशन में ग्रैंड पेरेंट्स वाली जनरेशन में वो कैरेक्टर था, फिर पेरेंट वाले में नहीं था और ऑफ स्प्रिंग वाले में था, या पेरेंट वाले में था ऑफ स्प्रिंग में नहीं था। तो ये जो जनरेशन में आप क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं एक कैरेक्टर को लेके। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, इस पेडिग्री एनालिसिस के लिए समझने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे ब्लू आई वाला कैरेक्टर है, मान लो ब्लू आई वाला कैरेक्टर ग्रैंड पेरेंट्स में से वन ऑफ द पेरेंट they were having एक पेरेंट के पास था, एंड देन द कैरेक्टर इज शिफ्टेड टू द पेरेंट, बट पेरेंट वाज नॉट हैविंग दैट कैरेक्टर। ठीक है, तो ब्लू आई वाला कैरेक्टर पेरेंट में था लेकिन वो शो नहीं हुआ था। ठीक है, शो कब होगा, वो शो होगा उनके ग्रैंड पेरेंट जो ग्रैंड पेरेंट्स है ना, उसे ग्रैंड चिल्ड्रंस में चला जाएगा, पेरेंट्स में नहीं आया। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में नहीं आया, ग्रैंड पेरेंट से वो कैरेक्टर, वो जो सेकेंड जनरेशन है वहां गया लेकिन वो हाइट था। ठीक है, और वो फिर तीसरी जनरेशन में जाके क्या हुआ, शो हुआ। तो जब हम एक ही कैरेक्टर को लेके अलग अलग जनरेशन को चेक करते हैं ना कि ये कैरेक्टर था नहीं था, इस वाली जनरेशन में था नहीं था, कौन से कैरेक्टर्स थे, तो जो एनालाइज कर रहे हैं ना अलग अलग कैरेक्टर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, उन कैरेक्टर्स को जब एनालाइज करते हैं तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, और पेडिग्री एनालिसिस के लिए कुछ सिंबल्स हैं जो सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, एंड देन वी विल कम टू द पेडिग्री एनालिसिस, कैसे आपको समझना है। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं, थोड़े सिंबल्स की बात कर लेते हैं। देखो सिंबल्स, देखो सबसे फर्स्ट सिंबल है, जैसे अगर ये सिंबल होता है, ठीक है, बाद में हम क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे हीमोफीलिया पे बेस्ड क्वेश्चंस है, कलर ब्लाइंडनेस पे है, या फिनाइलकीटोन्यूरिया पे है, सिकल सेल एनीमिया पे, तो ये सब अपन क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बाद में, है ना। तो अभी फिलहाल ये बात कर लेते हैं सिंबल की। तो ये है, ये जो सिंबल है ये मेल का सिंबल है। ठीक है, जब भी मैं ये ड्रॉ करूंगा तो ये मेल का सिंबल होगा, और अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल। ठीक है, सपोज इफ आई विल राइट दीज सिंबल्स इन दैट वे, ठीक है, जैसे ऐसे बना है। ठीक है, तो ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि जो मेल है और फीमेल है इनकी मैरिज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैरिज लिख देता हूँ। ठीक है, या मैटिंग लिख सकते हैं, है ना। फिर अगर मैं ऐसा बनाऊं सिंबल, मान लो मैं इसको शेड कर रहा हूँ, अंदर वाला एरिया में क्या कर रहा हूँ, शेड कर रहा हूँ, तो इस केस में मैं लिखूंगा कि ये जो मेल है, ये मेल क्या है, उस पर्टिकुलर डिजीज से क्या है, अफेक्टेड है। जो भी डिजीज हम डिस्कस करेंगे उससे अफेक्टेड है। मान लो अगर ये फीमेल है और ये फीमेल के अंदर वाला जो एरिया है मैं अगर शेड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो सर्कल है तो वो तो फीमेल को रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। और फीमेल को रिप्रेजेंट करने के बाद क्योंकि अंदर का एरिया शेडेड है तो अफेक्टेड। फिर एक और सिंबल है बेटा, क्या सिंबल है, देखो जैसे ये मेल है ये फीमेल है और यहाँ पे दो लाइन है, तो यहाँ पे हमने लिखना है कि ये जो मेटिंग है, मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। ठीक है, ऐसे कुछ सिंबल्स हैं, आपको ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, ये जब सिंबल आएगा तो आपको मैरिज है मीटिंग वाला समझना है। ठीक है, और ये वाला सिंबल आएगा तो मेल अफेक्टेड होगा, ये वाला सिंबल आएगा तो फीमेल अफेक्टेड होगा। और अगर ये वाला सिंबल आता है कहीं पे भी, जो आएगा नहीं, आपके मोस्टली नहीं पूछा जाता है, वो है मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। तो ये सिंबल्स आपको ध्यान रखना है, पेडिग्री एनालिसिस जब भी करेंगे तो ये वाले सिंबल्स आपको आने चाहिए। अब एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस में क्या क्या चीज होती है। देखो पेडिग्री एनालिसिस में जनरली हर एक चीज जब हम बात करेंगे तो वो क्रोमोसोम लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम्स आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं और सेक्स लिंक्ड। जो 44, सपोज ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो अगर मेल की बात कर रहा हूँ तो 46 क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, 44 प्लस एक्स एंड वाई होंगे, है ना। तो जब 44 प्लस एक्स एंड वाई है तो जो 44 है वो 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं, और दूसरे जो एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स हैं आपको पता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं।
तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो यहाँ इन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है तो वो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ प्रेजेंट है तो ऑटोसोम्स में 44 क्रोमोसोम्स में यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, यहाँ दिक्कत हो रही है, डिलीट हो गया है, कुछ ऐसा हो गया, तो वो किससे रिलेटेड होगा? ऑटोसोमल डिजीज से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब इस ऑटोसोमल की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑटोसोमल में डोमिनेंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है? रेसेसिव भी हो सकता है। डोमिनेंट में क्या करेक्टर्स हो सकते हैं? डोमिनेंट में ये केस हो सकते हैं, देखो डोमिनेंट में या तो ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है। दोनों के केस में क्या हो सकता है? वो डोमिनेंट वाला ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। रेसेसिव के केस में तो आपको पता ही है एक ही केस आएगा। ठीक है, तो जब मैं बोलूंगा ऑटोसोमल रेसेसिव तो ऑटोसोमल रेसेसिव मतलब समझ जाओ कि ये वाले केस की बात कर रहा हूँ। और मैं एक चीज और अब बता दूं आपको, जो डोमिनेंट करेक्टर्स होते हैं, वो डोमिनेंट करेक्टर या डिसऑर्डर्स जो होते हैं, वो डिसऑर्डर्स हर एक जनरेशन में आप देखोगे, हर जनरेशन में आप चेक करोगे और मिलेंगी आपको। ठीक है, लेकिन ये रेसेसिव वाले डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, हो सकता है वो एक जनरेशन में दिखे, एक में नहीं दिखे और फिर वापस दिखे। तो ये रेसेसिव स्कीपिंग ऑफ जनरेशन हो सकता है, यहाँ पे स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता है। ठीक है, स्कीपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होता और यहाँ पे हो सकता है, रेसेसिव में हो सकता है, एक में दिखे, एक में नहीं दिखे, फिर दिखे, और इसमें तो हर एक में दिखेंगे। ठीक है, जब हम वाई की बात करते हैं तो वाई तो सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है ना। तो अगर कोई डिसऑर्डर रिलेटेड कोई जीन या डिलीट हो गया, वाई पे हो गया, तो वो कहाँ शिफ्ट होता है? हमेशा मेल टू मेल ही शिफ्ट होता है। मेल टू मेल शिफ्ट कैसे? कि मेल में वाई क्रोमोसोम है, उससे सन, जो जैसे फादर है, फादर से सन में जाएगा, फादर से सन में जाएगा, क्योंकि फादर से जो सन बना है तो फादर से कौन सा क्रोमोसोम गया? वाई। और वाई पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सन में भी आने वाली है ना। तो वाई लिंक्ड में ही होता है, बस इतना से ही ध्यान रखना है। एक्स लिंक्ड में थोड़ा सा आपको चीजें ध्यान रखनी है। एक्स लिंक्ड में भी आपको कितनी चीजें ध्यान रखनी है? दो चीजें ध्यान रखनी है। इसमें दो चीजें होती है। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? एक तो डोमिनेंट याद रखना है, इसमें भी डोमिनेंट होता है। ठीक है, और डोमिनेंट होता है, और दूसरे में क्या होता है? रेसेसिव होता है। ठीक है, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो चलो डोमिनेंट की बात कर लेते हैं, डोमिनेंट में मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लो फीमेल है डोमिनेंट में, अगर मान लो फीमेल है तो फीमेल के केस में क्या हो सकता है? फीमेल के केस में क्या हो सकता है? देखो ये हो सकता है, ये फीमेल है, और फीमेल के केस में ये हो सकता है, ये हो सकता है डोमिनेंट के केस में, और क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। ठीक है, फीमेल के केस में ये हो सकता है, ये दोनों डोमिनेंट है और ये भी वाला क्या है? डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, तो होगा तो डोमिनेंट करेक्टर ही शो होगा, है ना। और यहाँ पे इस वाले केस में क्या होगा? मेल वाले केस में देखो, मेल में तो एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो एक ही एक्स में, अब यहाँ पे डोमिनेंट है तो यहाँ पे कैपिटल बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है, और मेल में याद रखना ये मेल ज्यादा सफर करते हैं फीमेल से, क्यों? क्योंकि उसमें क्रोमोसोम कितना होता है? एक ही होता है। तो एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उसमें मेल ज्यादा सफर करता है, क्योंकि बिकॉज मेल में क्या होता है? बिकॉज मेल कंटेन ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड अनदर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मेल, दैट इज वाई। ठीक है, तो ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, that is why they suffer more than female, because female have how many chromosome? X. There are two X chromosome, that is why they suffer less. ठीक है, तो एक अगर X क्रोमोसोम में दिक्कत है तो दूसरा क्रोमोसोम नॉर्मली काम करेगा, वो कैरियर ऑफ डिजीज हो जाएगा फीमेल, और मेल में तो होना ही है वो डिजीज अगर ऐसा होता है तो। रेसेसिव में क्या आ जाएगा? देखो रेसेसिव में यहाँ पे आप वापस बात कर लेते हैं, रेसेसिव में बात कर लेते हैं, जैसे फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल में क्या आ जाएगा? फीमेल में आप ऐसा लिख सकते हो, ये रेसेसिव हो गया। ठीक है, मेल में हम बात करेंगे तो मेल में कैसे बात कर सकते हैं? मेल में यहाँ पे भी स्मॉल भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा तो ये वाले कैरेक्टर्स होंगे, ये वाले फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस लिखना है। ऑटोसोमल रेसेसिव होगा तो इसमें ये वाले लिखना है, और याद रखना डोमिनेंट हर एक जनरेशन में आपको दिखेंगे, रेसेसिव आपको एक जनरेशन स्किप करके दिख सकते हैं। वाई लिंक्ड हमेशा मेल फादर से सन में ही जाएगा, क्योंकि वाई जो है वो फादर से सन में ही जाता है। और एक्स लिंक्ड में और डोमिनेंट होगा तो फीमेल में ये डोमिनेंट कैरेक्टर फिनोटाइपिक हो सकते हैं, मेल में ये हो सकता है। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट प्रॉब्लम है तो ये है, जैसे आपके ये डोमिनेंट वाला तो कुछ है ही नहीं, आपके रेसेसिव डिसऑर्डर्स ही हैं बुक में। तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया, और एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है जैसे हीमोफीलिया वगैरह, कलर ब्लाइंडनेस है। तो वो हम आगे आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ। अभी फिलहाल आज हमने क्या पढ़ा है?
आज हमने पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ा है, पूरा पेडिग्री एनालिसिस। अब देखो मैं इनके ऊपर क्या करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा। उससे पहले मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपको बताऊंगा तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी अलग अलग टाइप के होंगे, वो कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, देयर आर 5 वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं, अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा। एक जेनेटिक मेंडेलियन बना दूंगा और एक दूसरा जो है मेंडेलियन के बाद है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं, उसके ऊपर बताऊंगा उसमें अलग अलग चीजें, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।